28 दिसंबर 1932 गुजरात के चरवाड़ गांव, जहां एक मिडिल क्लास फैमिली में एक बच्चे का जन्म हुआ, धीरज लाल हीरालाल अंबानी। यही बच्चा बाद में धीरू भाई अंबानी के नाम से फेमस हुआ। आज बात करेंगे धीरू भाई अंबानी, जिन्होंने पकोड़े बेचने से अपनी जर्नी की शुरुआत की और कैसे 75,000 करोड़ की कंपनी बनाई। इनके पिता हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी गाँव में बच्चों को पढ़ाया करते थे। जब धीरू भाई अंबानी 5 साल के हुए तो उन्हें बहादुर खानजी स्कूल में एडमिशन करा दिया गया। इनके पिता के 5 बच्चे थे, जिनके कारण इनकी सैलरी से घर चलाने में काफी दिक्कतें आ रही थी। गरीबी से परेशान होकर धीरू भाई अंबानी ने पढ़ाई छोड़कर काम करने का फैसला लिया। यह बात सुनकर इनके पिता काफी नाराज हुए और धीरू भाई अंबानी को स्कूल भेजने की कोशिश की, लेकिन धीरू भाई अंबानी के जिद के सामने उनके पिता ने हार मान ली। धीरू भाई अंबानी काम तो करना चाहते थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या काम करें, और ये काम की तलाश करते करते गांव के एक मंदिर के पास पहुंचे। उन्होंने देखा मंदिर में आज बहुत भीड़ थी, जो हमेशा सुनसान हुआ करता था। उन्होंने पता किया कि आज इतनी भीड़ क्यों है। इन्हें पता चला कि किसी प्राचीन मान्यता के कारण हर साल फरवरी के महीने में इस मंदिर में भीड़ लगती है। तब इन्होंने सोचा, इतनी बड़ी संख्या को खड़े खड़े भूख तो लगती होगी, और इन्होंने अपना गुल्लक तोड़ा, जिसमें इन्होंने अपने पिता से मिले पॉकेट मनी को जमा करके रखा था, और एक ठेला खरीदा और मंदिर के सामने पकोड़े बेचने लगे। शुरुआत में इन्हें काफी फायदा हुआ, लेकिन समय के साथ श्रद्धालुओं की संख्या कम होने के कारण इनकी आमदनी न के बराबर हो गई। तब इन्होंने सोचा, यहाँ टाइम बर्बाद करके फायदा नहीं है, और ठेला बेचा और अपने सारे पैसों को बैंक में जमा करके फिर से काम की तलाश में निकल पड़े। फिर इन्होंने देखा कि गाँव के बहुत सारे लोग यमन जा रहे हैं, और जितने लोग भी गए थे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन पहले से बेटर हो गई थी, और इन्होंने पता किया कि लोग यमन क्यों जा रहे हैं। तब इन्हें पता चला कि वहाँ इंडिया से ज्यादा पैसा बनता है। फिर धीरू भाई अंबानी 1950 में 17 साल की उम्र में अपने बड़े भाई रामड़िक लाल के पास यमन चले गए, जहाँ इनके भाई ने इन्हें ए बेसिस एंड कंपनी के पेट्रोल पंप में 300 रुपये प्रति माह की सैलरी पर काम पर लगवा दिया। काम करते समय ये अलग अलग प्रमोशन मेथड का प्रयोग करके लोगों से ज्यादा पैसों का तेल डलवाते थे, जिससे पेट्रोल पंप का रेवेन्यू काफी ज्यादा बढ़ गया, और इनके काम से खुश होकर इन्हें पेट्रोल पंप का मैनेजर बना दिया गया। पेट्रोल पंप में काम करने के बाद भी इनके पास काफी टाइम बच जाता था, इसलिए इन्होंने सोचा खाली समय में कुछ काम किया जाए, और एक जगह पर क्लर्क के तौर पर भी काम करने लगे। इन्हें चाय पीने की आदत थी, तो एक दिन ये चाय पीने जा रहे थे, जहाँ इनके पास 2 ऑप्शंस थे। पहला रोड साइड में, जहाँ 10 पैसे की चाय, और दूसरा किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में, जहाँ 1 रुपए की चाय। तो इन्होंने 1 रुपए की चाय को चुना, ताकि ये अमीरों की बात सुन सके कि वो लोग ऐसा क्या करते हैं जिससे वे लोग इतने अमीर हैं। फिर इन्होंने 2 लोगों की बात सुनी। यमन में जो चांदी के रियाल के सिक्के चलते हैं, उनमें लगी चांदी की कीमत रियाल से भी ज्यादा है। 100 रुपए की सिक्के में 110 रुपए की चांदी है। जो उन सिक्कों को पिघलाएगा, उनके पास पैसा ही पैसा होगा। वे लोग मजाक मजाक में बात कर रहे थे, लेकिन धीरू भाई अंबानी ने इस बात को सीरियसली ले लिया और एक मशीन खरीदा और लाखों की संख्या में सिक्कों को पिघलाया। जब इनकी ये काम आगे बढ़ा तो मार्केट में सिक्कों की कमी होने लगी, जिससे गवर्नमेंट परेशान थे कि सिक्के जा कहाँ रहे हैं। फिर गवर्नमेंट ने जांच के लिए इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई। तब धीरू भाई अंबानी का नाम सामने आया। जब तक पुलिस सामने पहुंचती, धीरू भाई अंबानी अपने सारे पैसे लेकर इंडिया निकल चुके थे, और 1958 में धीरू भाई अंबानी अपने घर वापस आए। जब इनके पिता को यह बात पता चली कि ये अपनी नौकरी छोड़कर वापस आए हैं, तो इनके पिता काफी नाराज हुए, और रिश्तेदारों ने भी काफी क्रिटिसाइज किया, लेकिन इन्होंने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। यमन से वापस आकर धीरू भाई अंबानी कुछ समय अपने गांव में रहे, और उसके बाद कोकिला बहन से शादी की, और 1958 में बिजनेस करने के लिए मुंबई चले गए, जहां 50,000 की पूंजी से रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन नाम से एक ऑफिस खोला। यहाँ पर धीरू भाई अंबानी मसालों का व्यापार कर रहे थे, और समय के साथ इन्हें पता चला कि अगर ये मसालों के जगह सूत का व्यापार करें तो इन्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा, लेकिन सूत के व्यापार के लिए इनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। तब इन्होंने अपने कजन चंपक लाल के साथ पार्टनरशिप की, जो इनके साथ यमन में रहते थे, और सूत के इंडस्ट्री में एंटर करने का प्रयास किया। फिर इन्हें पता चला कि बड़े बड़े व्यापारियों ने व्यापारियों का एक यूनियन बना रखा था, जो नए व्यापारियों को घुसने नहीं देते थे, और जो भी इस इंडस्ट्री में घुसना चाहते थे उन्हें पहले यूनियन के लीडर
बिल्डर से परमिशन लेने पड़ते थे। इस नए फील्ड में धीरू भाई अंबानी के सामने काफी चैलेंजेस आई और मेहनत मशक्कत के बाद इन्हें परमिशन मिल गया। इसके बाद इन्हें पता चला कि जिनसे ये सूत खरीदते थे उन्होंने भी अपना यूनियन बना रखा था और जिनको फाइनल प्रोडक्ट बेचा जाता था उनका भी एक अलग यूनियन था और ये सभी मिलकर व्यापारियों को लूट रहे थे। फैक्ट्री अपना कच्चा माल टेक्सटाइल मिल को महंगे में बेच रहे थे और होलसेलर सस्ते में ले रहे थे, जिससे धीरू भाई अंबानी और उनके जैसे व्यापारियों को काफी नुकसान हो रहा था। फिर अंबानी ने अपने यूनियन को इकट्ठा करके डिसीजन लिया कि फैक्ट्री से सस्ते में माल उठाएंगे और महंगे में बेचेंगे ताकि हमें भी हक का प्रॉफिट मिल सके। और ऐसा करने से मुंबई के बड़े बड़े व्यापारी नाराज हुए और आईएएस को पैसा खिलाकर गोडाउन में ताला लगवा दिया जहां खरीदारी के लिए बोले लगाई जाती थी। इसके बाद धीरू भाई अंबानी ने अपना दिमाग लगाया और विरोध जताने के लिए यूनियन के मेंबर्स के साथ अपना सारा माल उसी आईएएस के घर के सामने रखवा दिया। कुछ ही मिनटों में बड़े अधिकारी आईएएस के घर आने वाले थे। अगर वे देखते तो आईएएस के हरकतों का पता चल जाता। इसी डर से आईएएस ने गोडाउन का ताला खुलवा दिया। कुछ साल इनका काम ठीक चला। फिर धीरू भाई अंबानी और चंपकलाल दमानी का माइंडसेट अलग अलग होने के कारण 1965 में चंपकलाल दमानी ने धीरू भाई अंबानी के साथ पार्टनरशिप खत्म कर लिया। फिर 1966 में धीरू भाई अंबानी ने गुजरात के नरोदा में रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की शुरुआत की। उस समय गवर्नमेंट रिप्लेनिशमेंट लाइसेंस लाई जिसके तहत व्यापारी बाहर के देशों से सस्ते में फैब्रिक मंगा सकते थे, लेकिन एक शर्त थी कि उससे कुछ नया बनाकर दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करें। इसके बाद अंबानी ने अपनी सारी सेविंग्स से फैब्रिक खरीदी जिससे टी शर्ट, शॉल और शर्ट बनाया और ब्रांड नेम रखा था विमल, अपने बड़े भाई रामड़िक लाल के बेटे के नाम से। मशीनें लग चुकी थी, कपड़ों का प्रोडक्शन भी भारी मात्रा में हो गया था। बाजार में माल उतरने से रोकने के लिए दूसरे टेक्सटाइल्स ने चाल चली और सभी रिटेलर्स से कहा कि अगर धीरू भाई अंबानी से माल लिया तो आगे से हम तुम्हें अपना माल नहीं देंगे। जब इस बात की भनक धीरू भाई अंबानी को हुई तो वो पूरे देश घूमे और रिटेलरों को भरोसा दिलाया कि वो माल उन्हीं से खरीदे और वादा किया कि अगर कोई नुकसान हुआ तो उनके पास आए और फायदा हुआ तो अपने पास रख लेना। इनके इस वादे से रिटेलर्स भारी मात्रा में खरीदारी करने लगे। पॉलिस्टर की क्वालिटी मार्केट में मौजूद बाकी ब्रांड्स से बेहतर थी, इसलिए विमल की कपड़ों की डिमांड मार्केट में बढ़ने लगी और एक मौका ऐसा आया जहां एक दिन में विमल की 100 शोरूम्स का उद्घाटन किया गया। उस टाइम विमल उस जमाने का नंबर 1 पॉलिस्टर ब्रांड बन गया। इसके अलावा जब वर्ल्ड बैंक की टीम ने नरोदा स्थित टेक्सटाइल मिल का इंस्ट्रक्शन किया तो उन्होंने इंडिया का बेस्ट टेक्सटाइल मिल कहा और यहाँ के बने कपड़े डेवलप कंट्री के स्टैंडर्ड पर भी एक्सीलेंट साबित हुए। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि जब इनके कंपटीटर को यह बात पता चली कि ये रिप्लेनिशमेंट का गलत फायदा उठा रहे हैं तो उन्होंने धीरू भाई अंबानी पर केस कर दिया। धीरू भाई अंबानी ने सफाई दी कि शर्तों में कहाँ लिखा है कि विदेशों से माल मंगाकर 100% प्रोडक्ट को ही एक्सपोर्ट कर देना है। धीरू भाई अंबानी विदेशी फैब्रिक से बनाए गए कपड़ों में से कुछ हिस्सा फॉरेन मार्केट के लिए रवाना कर देते थे और बाकी डोमेस्टिक के लिए रखते थे। इस स्ट्रेटजी से बिजनेस को काफी फायदा हुआ। इससे विमल देश सहित विदेशों में भी अपनी पहचान बनाने में सफल हुआ। इस एरिया में सफलता मिलने के बाद धीरू भाई अंबानी ने दूसरे सेक्टर्स में भी बिजनेस को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। 8 मई 1973 को कंपनी का नाम रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन से रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड कर दिया गया। 1976-77 के बीच इसका एनुअल टर्नओवर 70 करोड़ रुपया हो गया था। जनवरी 1978 में धीरू भाई अंबानी ने आजाद भारत का पहला आईपीओ लाने का विचार किया और फिर अपनी कंपनी को बॉम्बे और अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कर दिया। 10 रुपया शेयर प्राइस पर 2.8 मिलियन इक्विटी शेयर्स का आईपीओ पेश किया, जिस पर इन्वेस्टर्स ने जमकर भरोसा जताया और 58,000 इन्वेस्टर्स ने इस पर इन्वेस्ट किया। इस स्टॉक से लोगों ने बहुत प्रॉफिट कमाया और इतना पॉपुलर हुआ कि जब 1986 में कंपनी की एनुअल शेयर होल्डर्स मीटिंग रखी गई तो उस टाइम पर 30,000 शेयर होल्डर्स उसमें शामिल हुए, जो कि इंडियन कॉर्पोरेट हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड बन गया था। मजेदार बात तो ये थी कि उस समय बॉम्बे में एक भी ऐसा हॉल नहीं था जो इतने लोगों की कैपेसिटी को होल्ड कर सके, इसलिए इस मीटिंग को एक मैदान में ऑर्गेनाइज किया गया था। 1980 में धीरू भाई अंबानी ने महाराष्ट्र के पातालगंगा में
पॉलिस्टर फाइबर धागे का कारखाना खोला और काफी कोशिशों के बाद तेल के उत्पादन के लिए भी सरकार से लाइसेंस हासिल कर ली। इस तरह से एक टाइम पर पेट्रोल पंप में काम करने वाले धीरूभाई अंबानी की अपनी खुद की ऑयल प्रोडक्शन कंपनी हो गई। अब धीरूभाई अंबानी ऐसे गोल्डन एरा में एंटर हुए जब इनके बिजनेस कई सारे सेक्टर्स में तेजी से एक्सपेंड होने लगी थी। 1992 में धीरूभाई अंबानी ने वो करके दिखाया जो कि उस समय बड़ी बड़ी इंडियन कंपनीज ने सपनों में भी नहीं सोचा था। इस साल कंपनी ने ग्लोबल मार्केट से भी फंड जुटाना शुरू कर दिया था और ऐसा करने वाली रिलायंस देश की पहली कंपनी बन गई थी। साल 1995-96 में धीरूभाई अंबानी ने नाइका यूएसए के साथ मिलकर भारत में अपनी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की। इसके बाद 1998 से 2000 के दौरान धीरूभाई अंबानी ने दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल्स को गुजरात के जामनगर में ओपन किया और इस टाइम पर धीरूभाई अंबानी का इतना बड़ा नाम हो गया था कि उन्हें देश के साथ साथ विदेशों में भी पॉपुलैरिटी मिलने लगी थी। ये पॉपुलैरिटी तब और भी ज्यादा बढ़ी जब 1996, 98 और 2000 मतलब 3 साल उन्हें एशिया की एक मैगजीन ने पावर 50 मोस्ट पावरफुल पीपल इन एशिया के लिस्ट में शामिल किया। ये इंडिया के लिए बहुत ही गर्व की बात थी और इससे भारत की पोटेंशियल के बारे में बाकी देशों को भी अंदाजा होने लगा था। इतना ही नहीं, 15 जून 1998 को धीरूभाई अंबानी पहले इंडियन बने जिन्हें बेहतरीन लीडरशिप के लिए द वॉर्टन स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के तहत डीन मेडल से नवाजा गया था। इसके अलावा 1999 में धीरूभाई अंबानी को बिजनेसमैन ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था और 2001 में द इकोनॉमिक टाइम ने इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड दिया और कहा जाता है कि ये सब अवार्ड और सम्मान भले ही सिर्फ धीरूभाई अंबानी को मिले लेकिन इनके इस सफलता के पीछे इनकी वाइफ कोकिला बहन का भी पूरा हाथ था। एक्चुअली जब धीरूभाई अंबानी मुंबई शिफ्ट हुए थे तब उन्होंने कोकिला बहन को इंग्लिश सीखने के लिए कहा था ताकि व्यापार में वो भी इनके मदद कर सके। और इसके अलावा धीरूभाई अंबानी जब भी कोई नए काम की शुरुआत करते थे तो कोकिला बहन का विचार जरूर लेते थे और इस तरह के सपोर्ट और मेहनत का ही नतीजा है कि मसाले और पॉलिस्टर बेचने से शुरुआत करने वाले धीरूभाई अंबानी साल 2002 तक देश के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गए थे। उन्होंने 350 स्क्वायर फीट के कमरे से अपने बिजनेस की शुरुआत की थी और फिर देखते ही देखते रिलायंस देश की टॉप कंपनीज में गिनी जाने लगी। कहा जाता है कि धीरूभाई अंबानी अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत डिसिप्लिन लाइफ जीते थे। उन्होंने अपने काम करने के घंटे भी तय कर रखे थे। वो कभी भी 10 घंटे से ज्यादा काम नहीं करते थे। लेकिन 24 जून 2002 का वो दिन आया जब धीरूभाई अंबानी को एक डेडलिस्ट स्ट्रोक आया और उन्हें मुंबई के ब्रांच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। यहाँ पर डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की और लगातार ट्रीटमेंट के बाद भी उनके हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और इसी वजह से 6 जुलाई 2002 को 69 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया और अरबों का साम्राज्य अपने बेटों के लिए छोड़ गए। और जिस समय उनकी मृत्यु हुई थी उस समय उनकी कंपनी का टर्नओवर 75,000 करोड़ रुपया हो गया था और ग्लोबल फॉर्च्यून 500 के लिस्ट में भी रिलायंस ने अपनी जगह बना ली थी। एक मामूली से पकोड़े बेचने वाले के लिए जीरो से शुरुआत करके कई पीढ़ियों तक चलने वाला एक साम्राज्य खड़ा करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, लेकिन धीरूभाई अंबानी ने यह करके दिखाया।